कहते हैं ना, कुछ सरजमीनें सूरज के निकलने से नहीं जागती बल्कि खामोशी के उतरने से जिंदा होती हैं, बिल्कुल धुन की तरह। ऐसी ही धुन में लिपटी एक सरजमीन थी, नूरिस्तान। यहाँ महल के मीनार बादलों को छूते थे और रात को चिराग ऐसे जलते थे जैसे आसमान ने अपनी रोशनी जमीन पर रख दी हो। नूरिस्तान की मलका नूर सहर का नाम दूर दूर तक मशहूर था। लोग कहते थे कि वो अक्लमंद भी है और इंसाफ पसंद भी। बात नर्म लहजे में करती थी, मगर अगर कोई रियाया के दुख को मामूली समझ ले तो उसकी आंखों में ऐसी सख्ती आ जाती कि बड़े से बड़ा अमीर भी जबान बंद कर लेता। मलका का एक ही सहारा था, उसकी बेटी शहजादी मारियुश्का। मारियुश्का बाकी शहजादियों जैसी नहीं थी, ना उसमें गुरूर था और ना किसी किस्म का उखड़पन। ज्यादातर वो या तो अपनी माँ के कमरे के पास बैठकर किताबें पढ़ती रहती या फिर महल के बाग में अकेले टहलते हुए फूलों को गौर से देखती रहती। महल के लोग इसी वजह से इसको खास पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो अलग थी। ये शहजादी कुछ ज्यादा ही खामोश है। उसके बारे में तरह तरह की बातें करते जिससे उसे तकलीफ होती, लेकिन वो किसी से कुछ ना कहती। हकीकत ये थी कि शहजादी मारियुश्का बोलने से ज्यादा सुनने वाली थी। वो चीजों को बस देखती नहीं थी, समझने की कोशिश करती थी। हर बात को दिल में रखती थी, तोलती थी। बस एक बात थी जो उसे चैन नहीं लेने देती थी, और वो थी मलका की वो अजीब सी रोज की आदत। हर दिन दोपहर के खाने के बाद जब दस्तरखान समेट लिया जाता, खादिम खामोशी से बाहर चले जाते और पूरा कमरा सुनसान हो जाता। तब मलका उठती। वो एक छोटा सा बंद कमरा खोलती और अंदर से एक ढका हुआ बर्तन निकाल लाती। वो बर्तन सिर्फ उसी वक्त खुलता जब मलका बिल्कुल अकेली होती। ना कोई वजीर, ना कोई खादिम, ना ही खुद मारियुश्का। ये राज महल में सरगोशियों की तरह फैलता था, मगर किसी को उसकी हकीकत का इल्म ना था। एक दिन अचानक महल में बेचैनी फैल गई। मलका नूरसहर सख्त बीमार पड़ गई। उसकी सांसें भारी हो गई थी और उसकी आंखों की चमक मान पड़ने लगी थी। हकीमों ने दवा दी, मंत्र पढ़ने वाले बुलाए गए, मगर कोई फायदा ना हुआ। रात के आखिरी पहर जब महल की रोशनी मध्यम थी और हर तरफ सांसें गुम हो रही थीं, मलका ने अपनी बेटी को करीब बुलाया। मारियुश्का लरसती हुई उसके पास आई। वो माँ के करीब बैठकर ज़ारो कतार रोने लगी। मलका थोड़ी उठी। उसकी कमजोर आवाज में एक अजीब सी गूंज थी। मारियुश्का, मलका ने आहिस्ता से कहा, मेरे कमरे में जो ढका हुआ बर्तन है उसमें एक सफेद सांप है। उसका जायका जबान पर लगा लेना, तुम्हें किसी और चीज की जरूरत नहीं रहेगी। मारियुश्का सुनकर कांप गई। सांप का जायका? ये सब उसकी समझ से बाहर था, मगर मलका ने लरसते हाथ से उसका चेहरा छुआ। ये आखिरी वसीयत है बेटी। और फिर मलका की सांस टूट गई। महल में कोहराम मच गया। हर तरफ सोग, हर तरफ सियाह कपड़े, हर तरफ मातम। मगर शहजादी मारियुश्का खामोश थी। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर लबों पर एक गहरा सुकूत था। उस रात जब सब सो गए, वो अपनी माँ के कमरे में गई। कमरा भारी खामोशी में डूबा हुआ था। उसने लरसते हाथों से वही ढका हुआ बर्तन बाहर निकाला, उसे सामने रखा और आहिस्ता से कपड़ा हटा दिया। अंदर एक बर्फ की तरह सफेद सांप था। अगले ही लम्हे दुनिया बदल गई। कमरे के पर्दों के पीछे बैठी दो चिड़ियां ऐसे बोल रही थी जैसे दो औरतें महल के राज खोल रही हों। तख्त के पास छोटी मक्खियों की सरगोशियां, दूर दीवारों पर बैठे कीड़ों की बातें, सब कुछ साफ सुनाई देने लगा। और सबसे खौफनाक बात, चिड़ियां कह रही थीं, तुम्हें पता है, रानी साहिबा को जहर दिया गया है, और जहर दिया भी उनकी अपनी बहन ने है। मारियुश्का के कदम डगमगाए। जिस रात उसने सांप की ताकत पाई, उसी रात उसकी जिंदगी दुश्मनों के नरगे में आ गई।
मलका के जनाजे को अभी एक दिन ही गुजरा था कि महल की फिजा बदलने लगी। दरवाजों पर कदमों की आवाज गूंजी। वो मलका समीना थी, मलका नूर सहर की सौतेली बहन। उसके लिबास पर सियाह धागे की हल्की सी कढ़ाई थी और आंखों में वो अजीब सी खाली चमक। उसने दरबार में कदम रखते ही बात घुमाए बगैर कहना शुरू किया। उसके लहजे में अफसोस कम और यकीन ज्यादा था। वो बोली, मारियुश्का अभी बहुत कम उम्र है, ना तजुर्बाकार है और सल्तनत संभालने के काबिल नहीं। कुछ उमरा ने फौरन हाँ में सर हिला दिए, जैसे ये सब पहले से तय हो। आपकी खाला आई हैं और उन्होंने आपको नाअहल करार दे दिया है। उनके इरादे कुछ सही नहीं लगते। पूरे दरबार में एक बेचैनी सी फैल गई। फिर अचानक वो लम्हा आया जिसने सब कुछ बदल दिया। मलका समीना ने सबके सामने इल्जाम लगा दिया। मलका की बीमारी को इत्तेफाक नहीं थी, ये सब इसी लड़की की वजह से हुआ है। इसने अपनी माँ को जहर दिया। मारियुश्का के लिए जैसे वक्त वही रुक गया। उसका दिल जोर से धड़का और सांस लेना मुश्किल हो गया। दरबार में सरगोशियां शुरू हो गईं। जो लोग कल तक उसके एहतराम में खड़े होते थे, आज नजरें चुरा रहे थे। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? वो माँ थी मेरी। समीना ने एक लम्हा जाया किए बगैर हुक्म दे दिया, शहजादी को शाम होते ही कैद कर दिया जाए। काल कोठरी में सड़ने दो उसे। उसी लम्हे उसकी माँ के एक वफादार ने उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, प्यारी मारियुश्का, भाग जाओ, नई मलकाहा तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। मारियुश्का ने एक पल भी सोचने में जाया न किया। उसने फौरन फैसला कर लिया। रात की तारीकी में वो खिड़की से नीचे उतरी। खामोश कदमों से अस्तबल की तरफ बढ़ी, अपने घोड़े पर सवार हुई और बिना पीछे देखे जंगल की तरफ निकल गई। पीछे एक पूरी सल्तनत थी, नाम, शान और तख्त। आगे अंधेरा था और कोई ठिकाना नहीं। मगर मारियुश्का के दिल में एक बात वाज़ेह थी, जो राज उसकी जबान को मिला था, वो ही अब उसके लिए सब कुछ था। अगले दिन वो एक सुनसान से रास्ते पर आहिस्ता आहिस्ता अपने घोड़े के साथ चल रही थी। चारों तरफ खामोशी थी। फिर अचानक शहजादी को जमीन के अंदर से हल्की भिनभिनाहट सुनाई दी। वो चौंकी। रुककर मारियुश्का ने नीचे झुककर देखा। घोड़ा घबरा कर नाचने लगा, मगर उसने घोड़े की लगाम खींचकर उसे पीछे हटा दिया। तब एक भारी मगर बहुत साफ आवाज उभरी, तुमने हमें रास्ता दे दिया, वरना तुम्हारा घोड़ा हमारे पूरे कबीले को कुचल देता। ये च्यूनिटियों के बादशाह की आवाज थी। मारियुश्का खामोशी से रास्ते के किनारे खड़ी हो गई। च्यूनिटी बादशाह ने अपना नन्हा सा सर उठाया और कहा, जब जमीन तुम्हारे खिलाफ होगी, हम रास्ता बना देंगे। और देखते ही देखते जंगल की तरफ बढ़ गए। उसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी, बस एक लम्हे की एहतियात थी। मगर च्यूनिटियों के लिए ये बहुत कुछ था। सफर के तीसरे दिन वो एक पुरसुकून नदी के करीब से गुजरी। वो कुछ देर वहां आराम के लिए रुकी। अचानक उसे एक चीख जैसी आवाज सुनाई दी, हम मर जाएंगे, हमें बाहर निकालो। वो पानी के करीब गई। 3 नन्हे कछुए कवोल के बड़े पत्तों में फंसकर तड़प रहे थे। कवोल के फूलों की जड़ें इतनी घनी थीं कि कछुए खुद को खींच ही नहीं पा रहे थे। वो चिल्ला रहे थे, हम मर जाएंगे, कोई है जो हमें निकाल ले। मारियुश्का ने एक लम्हा भी ये नहीं सोचा कि ये क्या है या कहाँ से आई हैं। वो करीब गई और अपनी नर्म उंगलियों से कवोल के पत्ते एक एक करके हटाए, उलझी हुई जड़ें तोड़ी और बड़ी एहतियात से उन तीनों को आजाद कर दिया। कछुए दुम हिलाते हुए रोशनियों की तरह तैरने लगे। फिर कुछ दूर जाकर उन तीनों ने अपने सर पानी से बाहर निकालकर मारियुश्का की तरफ देखा। तुम्हारी नेकी याद रखी जाएगी, नेक दिल शहजादी। ये कहते ही वो पानी में घुल गए।
और नदी फिर से वैसी ही खामोश हो गई। मारियुश्का काफी देर तक वहीं बैठी उन्हें देखती रही। उसके दिल को यकीन ही ना आ रहा था कि वाकई वो कछुओं से बातें कर रही थी और जो हुआ वो हकीकत थी। 4 दिन की धूल अभी भी उसके कपड़ों और बालों में जमी हुई थी जब वो एक बड़े सुनसान जंगल में दाखिल हुई। चारों तरफ खामोशी थी। मारियुश्का आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही थी कि अचानक ऊंची टहनी से परिंदों की हल्की फुल्की गुफ्तगू सुनाई दी। एक बाज का जोड़ा अपने ही चूजों को जैसे बेरहम फैसले में घोंसले से बाहर फेंक रहा था। वो बोलते जा रहे थे, हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा, तुम्हें खुद देखना होगा कि जिंदा रहो या मर जाओ। जमीन पर 3 नन्हे चूजे कांप रहे थे। मारियुश्का ने फौरन अपना छोटा सा थैला खोला। उसमें थोड़ा सा गोश्त का टुकड़ा, कुछ दलिया और फल थे जो उसने अपने सफर के लिए रखे थे, मगर उसने ये सब चूजों के लिए रख दिया। चूजे खुशी से उस पर झपटे। उनकी सांसें धीरे धीरे मामूल पर आईं और आंखों में एक नई रोशनी छिलकने लगी। एक चूजे ने सर उठाया और कहा, हम तुम्हें नहीं भूलेंगे। जब हम बड़े होंगे तुम्हारी नेकी जरूर वापस लुटाएंगे। दिल में इत्मीनान महसूस किया। और अपने सफर पर आगे बढ़ गई। एक हफ्ते बाद मासूम भटकती शहजादी एक बड़े शहर पहुंची। शहर में शोर शराबा, हुजूम और ढोलों की थाप हर तरफ गूंज रही थी। लोग तेज तेज चल रहे थे और हर एक की आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। इसी वक्त एक सवार ऊंची घड़ियाल के पास खड़ा ऐलान कर रहा था, शहजादा आयान अपनी माँ के खजाने और सल्तनत को बचाने के लिए एक मददगार तलाश कर रहा है। जो भी उसके बताए काम मुकम्मल करेगा वो उसका हमसफर और सल्तनत का शरीक हुक्मरान बनेगा। भीड़ में शोर मच गया। कुछ लोग हैरान और कुछ खौफजदा नजर आए, क्योंकि सच कहा जाए तो पहले ही कई बहादुर नौजवान यहाँ आकर जान खो चुके थे। ये इम्तिहान कोई आसान चीज नहीं थी, लेकिन शहजादी मारियुश्का के दिल में एक उम्मीद की चिंगारी जल उठी। अगर वो शहजादे की मदद कर सकती है, अगर वो ये हुक्मरानी जीत जाए, तो न सिर्फ वो अपनी माँ की सल्तनत वापस हासिल कर सकती थी, बल्कि अपने आप को भी बेगुनाह साबित कर सकती थी। चुपचाप जरा हिचकिचाते हुए मारियुश्का ने हाथ उठाया। घूमती भीड़ में सरगोशियां फैल गईं। सब हैरत में थे कि कौन है ये लड़की जो इतनी हिम्मत दिखा रही है। वो घुड़सवार के साथ महल के लिए रवाना हो गई। शहजादा आयान का महल समुंदर के किनारे था। जब शहजादी मारियुश्का ने महल में कदम रखा, आयान ने उसे एक नजर से देखा मेरी माँ और की कहा, सोने की अंगूठी समंदर में गिर गई। तुम्हें उसे वापस लाना होगा और याद रखो, सूरज गरूब होने से पहले वापस आना है। मारियुश्का ने समंदर की तरफ देखा। लहरें इतनी तेज थीं कि ऐसा लग रहा था जैसे अपने अंदर हजारों खौफ छुपाए हुए हों। साहिल पर बैठकर उसने खुद से कहा, ये कैसे मुमकिन होगा? इतने गहरे पानी में अंगूठी कैसे ढूंढूंगी? इसी लम्हे पानी में साए उभरे। मारियुश्का की आंखें हैरत से फटी रह गईं। ये वही 3 कछुए थे जिन्हें वो पहले बचा चुकी थी। एक कछुए की कमर पर एक बड़ा सदफ था। वो सदफ रेत पर रख दिया गया। मारियुश्का ने उसे खोला और देखती ही रह गई। उसे अंदरून से सोने की चमकदार अंगूठी मिली। तुमने हमें बचाया था। आज हमारी बारी थी कि तुम्हारी मदद करें। और फिर तीनों कछुए पानी की तह में गायब हो गए। मारियुश्का ने अंगूठी अपने हाथ में मजबूती से पकड़ी और दिल में सोचा, चलो शुक्र है, ये काम तो हो गया। शहजादे ने हैरत से अंगूठी देखी और बजेद बोला, नामुमकिन, ये तुम्हें वाकई मिल गई? और फिर आयान मारियुश्का को हाथ से पकड़कर एक शाही बाग की तरफ बढ़ा।
वहां जाकर उसने बहुत सारे चावल घास पर बखेर दिए। सुबह सूरज निकलने से पहले ये सारे चावल भोरियों में भरे होने चाहिए। एक दाना भी बाहर हुआ तो तुम नाकाम हो। मारियुश्का ने इतने दाने देखे और दिल ही दिल में सोचा, बंदा पूछे, ये काम एक नाजुक सी शहजादी भला कैसे कर सकती है? बेवकूफ शहजादा आर्यान। मगर वो फिर भी काम में लग गई। वो चावल इकट्ठे करने लगी, मगर एक एक दाना इकट्ठा करना उसके बस की बात न थी। काम करते करते उसे रात को गई। रात की खामोशी जंगल से भी ज्यादा सख्त और सुनसान लग रही थी। शहजादे के महल की दासियां उसकी इस हालत पर खुश हो रही थीं। बेचारी कितनी मेहनत कर रही है। उसे वाकई लगता है ये करके ये हमारी जगह ले लेगी। मारियुश्का एक तरफ बैठ गई और आंखों में आंसू भर आए। मगर जैसे जैसे रात आगे बढ़ती गई, वो कुछ हल्की हल्की सरगोशियां सुनने लगी। मारियुश्का ने ही चला कि कब उसकी आंख लगी और वो सो गई। जैसे ही सुबह की पहली रोशनी बाग में गिरी तो मारियुश्का की आंखें खुल गईं। वो ये देखकर दम बखुद रह गईं। सारी बोरियां कतार में रखी हुई थीं, बिल्कुल परफेक्ट। ये तो वाकई जादू है। शुक्रिया मेरे दोस्तों। अब मजा आएगा इस अकड़ू शहजादे के तासुरात देखने का। चूंटी बादशाह कहीं नजर नहीं आया, मगर उसकी रियाया की मेहनत हर जगह बोल रही थी। सब ने मिलकर इस काम को मुमकिन बना दिया। शहजादे की जिद अब और भी बढ़ गई थी। अगर ये काम भी कर लो तो मैं मानूं कि हाँ, तुम एक खास शहजादी हो। उसने मारियुश्का को आखिरी इम्तिहान दिया। अगर तुम जिंदगी के दरख्त का सुनहरी अनार ला सकती हो तो मैं तुम्हें अपना साथी मानूंगा, वरना तुम भी बाकियों की तरह नाकाम ठहरोगी। महल में सरगोशियां फैल गईं, क्योंकि आज तक किसी ने जिंदगी के दरख्त का फल नहीं देखा था। कहा जाता था कि जिंदगी का दरख्त दुनिया के आखिरी किनारे पर है, जहाँ रोशनी और अंधेरा एक दूसरे में घुल जाते हैं, जहाँ इंसान के कदम कभी नहीं पहुँच पाते और जहाँ वक्त थम सा जाता है। मारियुश्का ने अपना सफर शुरू किया। पहाड़ों को पार किया, घने जंगलों से गुजरी, नदियों और रेगिस्तानों को उबूर किया। हर रात वो सोचती, शायद मैं गलत सिमत में जा रही हूँ, मगर फिर अपनी माँ की आवाज याद आ जाती और वो हिम्मत करके चलती रहती। एक रात जब वो सितारों के नीचे थक कर सो गई थी, अचानक उसके कदमों के पास एक सुनहरी चीज गिरी। ये अनार था, रोशनी को अपने अंदर जज़ब किए हुए और वापस चमक रहा था। इसी वक्त आसमान से परों की हल्की हल्की सरगोशियां आईं। वो वही 3 बाज थे जो अब बड़े और मजबूत परिंदे बन चुके थे। हम वहीं तक गए जहाँ दरख्त खड़ा है। तुमने हमें जिंदगी दी थी, आज हमने तुम्हारे लिए जिंदगी का फल लाया है। मारियुश्का ने सुनहरी अनार मजबूती से हाथ में पकड़ा और पूरे महल में शहजादे को ढूंढने लगी। एक एक राहदारी, एक एक सहन, मगर जितना वो तलाश करती गई, शहजादा कहीं नजर न आया। आखिरकार वो थक कर महल के पीछे बहती नदी के किनारे आकर बैठ गई। सुनहरी अनार उसकी गोद में था और आंखें नम थीं। तभी फूलों में हल्की सी सरसराहट हुई। मारियुश्का ने सर उठाया तो उसके सामने भी पुरसुकून वही मानूस आंखें। सांप आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आया। तुम फिर आ गए हो। पता है,
तुम्हारी वजह से ही मैं सब इम्तिहान पार कर पाई। वो मुस्कुराई और सांप को नरमी से गोद में उठा लिया। अचानक उसके हाथों में अजीब सी गर्मी महसूस हुई। अगले ही लम्हे वो सफेद सांप उसकी गोद से हटा और देखते ही देखते उसकी जगह एक इंसान खड़ा था। एक लम्हे के लिए मारियुश्का की सांस रुक गई। वही चेहरा, वही आंखें, शहजादा। उसके मुंह से बस यही लफ्ज निकला। मारियुश्का हैरत से वहीं खड़ी रह गई। इतनी हैरान क्यों हो रही हो? उसने नरमी से पूछा। मारियुश्का के हाथ कांपने लगे। शहजादा उसे एक ही नजर देखे जा रहा था। तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? मुझे शर्म आ रही है, शहजादे ने शरारती अंदाज में कहा। तुम अब बातें करो ना मुझसे। जब मैं सांप था तब तो बहुत गोद में उठाकर बातें करती थी। मारियुश्का शर्मा गई। मेरी जान, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। शहजादे ने सीधा कहा। ये सुनकर मारियुश्का जोर जोर से रोने लगी। तुम रो क्यों रही हो? शहजादा घबरा गया। क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम सांप हो और मैं एक इंसान। तो सुनो, तुम इंसान नहीं हो। क्या मतलब है तुम्हारा बदतमीज सांप? मेरा मतलब है शहजादे। ओहो, पागल लड़की, मेरी पूरी बात तो सुन लो। तुम्हारे वालिद भी सांप थे। उसने तुम्हारी माँ से मोहब्बत की शादी की थी। मारियुश्का की आंखें हैरत से फैल गईं और बोली, और वो सफेद सांप मेरी माँ के पास कैसे? मैं ही था। मेरे वालिद और तुम्हारे वालिद दोस्त थे। उन्होंने ही मुझे तुम्हारी हिफाजत के लिए भेजा था। और ये सारे इम्तिहान सिर्फ इसलिए थे कि मैं जान सकूं तुम मेरी रानी बन सकती हो या नहीं। तो मैं कभी भी अकेली नहीं थी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं मेरी जान।